सवाल है वो मैं एक बार बोल देता हूं आप लोगों को। इफ यू आर गोइंग टू मूव सिटीज, you will need to submit proof of your new address as validated by your passport, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड। अब मैं इसको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो जो लोग नहीं इसको नोट कर पाए हैं वो लोग इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। सबसे पहला जो वाक्य है, इफ यू आर गोइंग टू मूव सिटीज, यू आर गोइंग टू मूव सिटीज, इसका आपने क्या किया है? सर मैंने इसका लिखा है कि अगर आप शहरों में बसने जा रहे हैं। सिर्फ 3 लोगों को मौका मिलेगा, ये सुनहरा मौका, तैयार रहिए। अक्षय। मैंने लिखा है अगर आप अपना निवास स्थान बदलने जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप मेरी तरफ से 5 नंबर ले लीजिए इस लाइन के लिए। दाजी। यदि आप शहर में बसने जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं होगा। हाँ। शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं। सर हाँ। मेरा मैं कट गया सर, बताऊं? मेरा भी वही है, यदि एक आप मिनट। शहरों में रहने जा रहे हैं। ठीक है। क्यों? ठीक है, मैं इसका बता हम बनाए कर अगर आप नए शहर में स्थानांतरित होने जा रहे हैं। ठीक है, मैं अब लेता हूं। मेरी बात सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब इस तरह का वाक्य आपके पास मिले तो आप ऐसे वाक्य में भावानुवाद करेंगे। क्या करेंगे? उसके भाव का अनुवाद करेंगे। भावानुवाद का अर्थ होता है कि कई ऐसे शब्द हैं या कई ऐसे वाक्य हैं जिनके लिए आपको कुछ अलग से करना पड़ता है। तो ऐसे शब्दों या वाक्यों के लिए जब आप इनका अनुवाद करने जाते हैं, तो जैसे इफ़ यू आर गोइंग टू मूव सिटीज़, इफ़ का मतलब होता है यदि, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। यदि यू आर मतलब क्या होगा? मैंने आपको बताया है कि समय लिखते हैं, उसके बाद उसमें देश काल और परिस्थिति इस तरह से लिखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ यदि, कीबोर्ड आज भी काम नहीं कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते चलिएगा। यदि आप शहर बदलने जा रहे हैं, मूव सिटीज। मूव का मतलब होता है प्लीज मूव माई चीज करके अगर आपको देता हूं प्लीज मूव माई चीज, तो आप क्या लिखेंगे उसका? आप में से चेस कितने लोगों ने देखा है? चेस वो गेम वाला। हाँ, तो क्या होता है उसमें? सर उसमें चेकमेट होता है। और उसमें मूव होता है, सबसे पहले मूव होता है। ठीक है, मूव होता है ना। चलिए, अब आपका मूव है। राजा चला, फिर घोड़ा चला। हाँ सर, स्थानांतरित बोल सकते हैं। यस सर, यस सर। स्थानांतरित क्यों लिखेंगे आप बताइए? शहर में स्थानांतरित करने जा रहे हैं, किसको स्थानांतरित करने जा रहे हैं? मतलब खुद को स्थानांतरित किया जा सकता है। किसकी मजाल है? एक जगह से दूसरे जगह, मतलब जाने के लिए तो बोल। जाने के लिए देखिए, आप लोग थोड़ा सा मेरे जैसे आसान अनुवाद करिए ना। क्या जरूरत है इतना कठिन? स्थानांतरित करने जा रहे हैं या स्थानांतरित हो रहे हैं वहां होगा, या अपना आवास बदल रहे हैं। हाँ, ने बताया था जिनको मैंने कहा 5 नंबर एक्स्ट्रा ले लीजिए। अक्षय, अक्षय एक बार और बता दीजिए आपने क्या कहा है? अक्षय जी। सर ये अगर आप अपना निवास स्थान बदलने जा रहे हैं। हाँ, अगर आप अपना निवास स्थान बदलने जा रहे हैं, तो यदि आप शहर बदलने जा रहे हैं, या फिर शहर बदलने की जगह मैं निवास स्थान लिख देता हूँ। ठीक है। सर बोलिए। सर यहाँ पे बदलने का तो सेंस ही नहीं है सर, चेंज तो है ही नहीं कहीं पे। मूव का मतलब क्या होता है? सर मूव का मतलब तो आगे बढ़ना या फिर मतलब प्रस्थान करने के सेंस में आएगा। हाँ, मूव के बाद सिटीज है। सर मैंने सर लिखा यहाँ था पे निवास स्थान रिलेटेड भी तो कुछ। सर चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं सबकी शंका क्लियर करता हूँ। देखिए, यहाँ मूव सिटीज है, आप यहाँ ध्यान से देखिए। मूव सिटी नहीं लिखा है। मूव सिटी का मतलब क्या होता है कि शहर को मूव करना, शहर को हिलाना। लेकिन मूव सिटीज और आर गोइंग टू है, तो इसके साथ आप लोग सहमत हैं कि जा रहे हैं होगा? सहमत है या नहीं है? ये मूव का हमने जा रहे हैं लिख लिया। और इफ यू छोड़ कर भी तो लिख सकते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं होगा। मूव का मतलब वो चेस में आपने नहीं देखा है? चेस का प्यादा, चेस का राजा 2 घर आगे जाएगा, 2 घर पीछे आएगा, इसलिए चेस में उसको मूव कहा गया है। या फिर मान लीजिए मूवमेंट कहा जाता है। मूवमेंट क्या होता है? हमारे आई बॉल मूवमेंट करते हैं, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे। मूवमेंट हाथों का मूवमेंट होता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं, या एक तो बदलने से हो जाएगा, आज यहाँ है तो कल वहाँ। प्रवासी भारतीय, अभी देखा होगा आपने, दिल्ली में थे जितेंद्र जी ने, देखा होगा कि लाखों की संख्या में लोग पलायन किए, यूपी, बिहार, मद्रास, तमाम जगहों के लोग। तो
यहां पलायन शब्द नहीं लिख करके इफ यू आर गोइंग टू मूव, इफ यू आर के लिए हमने प्रयोग किया यदि आप, ठीक है, इफ यू आर, यदि आप, इतना हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और शहर बदलने जा रहे हैं तो मूव सिटीज, सिटीज के लिए हमने शहर लिखा, और बदलने या निवास, एक्चुअली निवास के बाद स्थान की जरूरत नहीं होती है अक्षय जी, निवास बदलने जा रहे हैं या शहर बदलने जा रहे हैं, दोनों में से एक होगा। या फिर आप, जैसे कई लोगों ने कहा कि शहर में घूम रहे हैं, शहर में हम घूमेंगे तो खाता खोलने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके पास कोई अनुवाद के लिए अनुच्छेद आएगा तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप उस अनुच्छेद को बढ़िया से पढ़ेंगे और संदर्भ जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों है। अगर मान लीजिए मैं मूव सिटीज नहीं लिख करके यहाँ वो चेस के जो प्यादे होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चेस के जो कॉइन्स होते हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आप में से किसी पॉन, हैं? PAWN, PAWN, हाँ, पॉन होता है वो सिपाही जो होता है ना, उसको पॉन बोलते हैं। इफ यू आर गोइंग टू मूव पॉन, अगर ये लिखा गया, खाली हमने क्या बदल दिया, सिटीज की जगह पॉन लिख दिया, तो इसका अनुवाद हम ये करेंगे कि यदि आप, पॉन का मतलब प्यादा, प्यादे को हिलाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर इसका हमें अनुवाद करना हो, अब देख लीजिए, तो एक वाक्य का कैसे संदर्भ बदल गया। यदि आप, ये यहीं रह जाएगा, यहां अगर मैं इसको ले लेता हूं तो इसका हम करेंगे कि यदि आप, शहर की जगह हमने यहां प्यादा ले लिया, शतरंज में प्यादा बोलते हैं, और पॉन का मतलब बंधक भी होता है, बंधक रखना। प्यादा बदलने जा रहे हैं या फिर प्यादा हटाने जा रहे हैं, ठीक है, प्यादा हटाने जा रहे हैं, या इस तरह का शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, या प्यादे को हिलाने जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह के जब शब्दों का आप प्रयोग करेंगे तो उसमें आपकी बात क्लियर हो जाएगी। तो एक शब्द बदल देने से हमारा पूरा का पूरा वाक्य बदल जाता है। क्लियर है? और थोड़ा स्पष्ट करूं मैं इसको? क्लियर है सर। ठीक है। तो सर इसका राइट ही होगा यदि आप शहर जा रहे हैं, शहर बदलने जा रहे हैं या निवास बदलने जा रहे हैं, ठीक है। शहर बदलने जा रहे हैं या निवास बदलने जा रहे हैं, दोनों में से एक होगा। ये निवास को मैं आगे ले लेता हूं। शहर बदलने, शहर या निवास कोई एक बदलने जा रहे हैं। निवास का मतलब उतना स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए सिटीज के लिए हम शहर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है अक्षय जी? सिटीज जहां लिखा हुआ है वहां निवास नहीं, रेसिडेंस नहीं है ना, तो सिटीज के लिए हम निवास लेते हैं तो उतना मजबूत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा निवास बदलने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले सेशन में बताया था कि जब हमारे पास बड़े बड़े वाक्य आते हैं, जैसे ये देखिए जो पूरा वाक्य है, इफ यू आर गोइंग टू मूव सिटीज, पहला खंड हो गया, कॉमा हो गया, तो जहां कॉमा हो, कंजंक्शन हो, या जहां सांस रुकती हो साधारण से रूप में अगर लें, तो वहां से हम उस वाक्य को अलग कर लेंगे। इफ यू आर गोइंग टू मूव सिटीज एक वाक्य होगा, यू विल नीड टू सबमिट, नीड टू सबमिट एक दूसरा अंश हो जाएगा इस वाक्य का, और प्रूफ ऑफ योर न्यू एड्रेस ये तीसरा अंश हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इसको अलग अलग कर लेंगे, ये आपका तीसरा अंश हो जाएगा। एज वैलिडेटेड बाय योर पासपोर्ट, ये वो ये जो चीजें हैं ये एक चौथा अंश हो जाएगा, और उसके बाद वाला जो है पांचवा अंश हो जाएगा। अगर इस तरह से आप लोग कर पाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा प्रयास होगा और आसानी से अनुवाद होगा। विद इन 3 months ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट। अब यह देखते हुए हमें समझ जाना चाहिए कि यह बैंक खाता खोलने से संबंधित कोई विवरण है। क्लियर है? थोड़ा और आगे बताऊं मैं इसको तो सर ये पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे वो मैं आता हूं। जितिन जी की बात ले लूं। जितिन जी बोलिए। सर मुझे ये एज वैलिडेटेड बाय अगर मैं लिख रहा था तो सर बन नहीं रहा था। मैं आता हूं, उस पे आता हूं। वैलिडेटेड का अनुप्रमाणित कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं पहले वाक्य का खंड बता दूं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया हर वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है। अंशु सहमत है? अंशु शर्मा? यस सर, यस सर। एक सब्जेक्ट होता Yes, है, sir. उसके बाद क्या होता है इंग्लिश में, और क्या आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। हर खंड में कुछ ना कुछ इस तरह की बात होगी। ये जो पूरा वाक्य खंड है
इसमें कौन है, सब्जेक्ट कौन है, यू, आप है ना, जो आदमी मूव करने जा रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। गोइंग टू मूव सिटीज, इसको हम एक वर्ब का खंड मान लेते हैं। अब देखिए यहां मैं थोड़े अलग ढंग से आपको अनुवाद की बात बताता हूं। इस तरह के वाक्य हो ना तो एक शब्द पकड़ने की जरूरत नहीं, वाक्य खंड लीजिए, 2-3 शब्दों को मिला करके आप सब्जेक्ट मान लीजिए, 2-3 शब्दों को मिला के वर्ब मान लीजिए, अर्थात उससे जुड़े हुए हैं, तब आपको आसानी रहेगी। गोइंग टू मूव सिटीज, इसको एक वर्ब मान लेते हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को? ये गोइंग टू मूव सिटीज वर्ब हो गया। अंग्रेजी के प्रारूप के अनुसार सब्जेक्ट हो गया यू, गोइंग टू मूव सिटीज वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बीच में फिलर्स हैं, यू विल नीड टू सबमिट प्रूफ ऑफ योर न्यू एड्रेस, ये सब फिलर्स हैं या अलग वाक्य खंड हैं। तो जब मैंने इस खंड को पहले बना लिया, इफ यू आर गोइंग टू मूव सिटीज, कॉमा है तो वहां से मैंने एक पूरा वाक्य अलग किया है। उसके बाद आएगा यू विल नीड टू सबमिट। यहां भी देखिए सब्जेक्ट कौन है, यहां सेकंड खंड में यू सब्जेक्ट होगा ना, यू होगा सर। हाँ, नीड टू सबमिट, ये पूरा का पूरा हम इसको वर्ब मान लेते हैं। क्या मान लें, वर्ब मान लें। तो यू विल नीड टू सबमिट, इसका मतलब यू विल का होगा, गागे विल अगर आया तो हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा कि ये गागेगी के रूप में प्रयोग होगा। सबमिट मतलब सर जमा करना, हाँ, जमा करना, और नीड का मतलब जरूरत, पहला सेंस आवश्यकता। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको जमा करना होगा। ठीक है, यस सर, बदलने जा रहा हूं तो आपको, ठीक है, जमा करना होगा। अब को जमा करना होगा, इसका होगा यू विल नीड टू का। सहमत है आप लोग? यस सर, सर हाँ, जमा करना होगा तो हैव होता ना सर, अगर क्यों जमा गागेगी? करना होगा तो वहाँ तो हाँ। हैव हो जाता ना। क्यों, सर, नीड तो है ना, आपको जमा करना होगा, या नीड को अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आपको जमा करने की आवश्यकता होगी। एक ही बात है, जमा करने की आवश्यकता मतलब जमा करना होगा। हाँ बोलिए। आपको आवश्यकता होगी, ये नहीं होगा। आवश्यकता को क्यों जबरदस्ती हम वजन क्यों डालें वाक्य में? आपको जमा करना होगा, कोई आपत्ति हो तो आपको जमा करने की आवश्यकता होगी, लिख दीजिए। लेकिन आपको जमा करना पड़ेगा। हाँ जमा करना पड़ेगा, ये भी लिख दीजिए। जमा करना होगा, पड़ेगा, चलिए वो भी ले लेता हूं मैं। पड़ेगा तो वो तो सर हैव टू रहेगा ना, जमा करना पड़ेगा। नहीं, यू विल हैव टू है, यू विल नीड टू भी उसी में आएगा। हैव टू, नीड और हैव एक ही में आता है। आपको जमा करना होगा, जमा करना आपको पड़ेगा, जमा करने की जरूरत पड़ेगी, जमा करने की आवश्यकता पड़ेगी, लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जमा करना पड़ेगा आपसे बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं जितिन जी आपको पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी, ठीक है, तो उसमें आवश्यकता की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, अगर आप लिखते हैं तो भी कोई गोली नहीं चलेगी वहां। आपको जमा करना पड़ेगा। अब आते हैं हम तीसरे वाक्य में।